आप फिर अपना आलेख प्रस्तुत कीजिए। जी भैया, प्रेमचंद जी का पूरा नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, जिसके नाम से वो जाने जाते हैं। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उनका जन्म 30 जुलाई 1880 ईस्वी में लमही बनारस में हुआ था। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह माने जाते हैं। प्रेमचंद का साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 ईस्वी में हो चुका था। आरंभ में वो नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जवाना पत्रिका में दिसंबर 1910 में 10 के अंक में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने काव्य में सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने काव्य में समाज में रह रहे विभिन्न प्रकार के लोगों के जीवन का यथार्थ रूप को दिखाया है। प्रेमचंद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं: सेवा सदन, जो 1918 में लिखा गया, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास है। अप्रेमाश्रम, यह किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं: निर्मला, गवन, कफन, गोदान, कर्मभूमि। 31 जुलाई प्रेमचंद की 143वीं जयंती के अवसर पर मैं उनके महत्वपूर्ण उपन्यास में से एक उपन्यास कर्मभूमि पर कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। यह उपन्यास प्रेमचंद जी का आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास है। इस उपन्यास में कथानायक अमरकांत है तथा कथानायिका सुखदा है, और इसके अलावा बहुत सारे सदस्य हैं इसमें, जैसे लाला अमरकांत, नैना, रेणुकांत, सलीम और डॉक्टर शांति कुमार। कर्मभूमि उपन्यास से बात करें तो कर्मभूमि उपन्यास का आरंभ अमरकांत के स्कूल की फीस ना भर पाने की व्यवस्था से आरंभ होता है। सलीम उसका मित्र था जो उसका फीस भर देता है। फीस ना भर पाने की वजह से अमरकांत और उसके पिता लाला समरकांत के बीच मनमुटाव रहता है। क्योंकि वो चाहते थे वो अमरकांत अपना पढ़ाई छोड़ दे और उसके जो घर का धंधा था वो संभाले। उनके इसी बीच उन लोगों का बहुत मनमुटाव रहता है जिसको उन दोनों के बीच जोड़ने का काम रिश्ता जोड़ने का काम करती है एक बहन थी, अमरकांत की सौतेली बहन नैना अमरकांत शकल, मतलब वैसे तो सौतेली बहन थी लेकिन शकल से अमरकांत की तरह दिखती थी। उपन्यास की कथा में नया मोड़ तब आता है जब अमरकांत की शादी सुखदा से होती है। लाला समरकांत की इच्छा अनुसार सुखदा भी अमरकांत को दुकान पर काम करने के लिए कहती है। अमरकांत अब दुकान पर बैठकर ही अपना पढ़ाई करता था। वहां काम करते करते उसका परिचय बहुत से लोगों से होता था। एक से वो काले खां से हुआ था, जो चोरी का सामान बेचने समरकांत के पास आया था। वहीं दूसरी और उसकी मुलाकात पठानी, जो सकीना की दादी थी, उससे होती है, जिससे लाला समरकांत उसके जीविका चलाने के लिए वो पैसा देते थे, 5 रुपया हर मंथ। इन दोनों चरित्रों पठानी और काले खां को देखकर अमरकांत के मन में पिता के लिए एक तरफ सम्मान बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ वो सोचता है कि वो कैसे अजीब इंसान है कि ऐसे चोरों से नाते रखते हैं, चोरी किया हुआ सामान लेते हैं किसी से। तो एक तरह उनका नफरत भी अपने पिता के प्रति बढ़ता है। पठानी के जरिए सकीना से मुलाकात होती है और उनके बीच नजदीकियां बढ़ती रहती हैं, क्योंकि वो मिलने जाते हैं, पैसा देने जाते हैं, उससे उनकी नजदीकियां बढ़ती है। कुछ दिन बाद इसी मुलाकात के बाद अमरकांत जो है उस सकीना के प्रेम में डूब जाते हैं। सुखदा को त्याग कर अमरकांत सकीना के साथ विवाह करना चाहते। वो उसके विवाह करने के लिए अपना धर्म, क्योंकि सकीना जो थी वो मुस्लिम थी, तो वो धर्म परिवर्तन भी करना चाहते हैं। इतना तक वो उसके प्यार में डूब जाते हैं। यह सब कुछ अचानक नहीं होता, अचानक होता। सुखदा और अमरकांत जो दो विभिन्न प्रवृत्ति के थे, दोनों के मध्य संबंध स्थापित तो हो गए थे, किंतु प्रेम प्रकाष्ठा तक नहीं पहुंची थी। उन्हें एक बालक भी होता है, पर वह भी उन्हें जोड़ने में सहायक नहीं होता, और अमरकांत सकीना के प्रेम में अपनी जीवन की सार्थकता समझने लगता है।
पठानी के विरोध करने पर अमरकांत शहर छोड़कर चला जाता है। इस बीच नैना का मतलब एक मंदिर को लेकर फिर होता है, मंदिर में नहीं जा, कान्हा जी के मंदिर में बहुत सारे लोग को अछूत का प्रथा रहता है, तो उससे इसी के आंदोलन के बीच नैना जो है वो शांति कुमार से मिलती है, तो नाना का दिल में और शांति कुमार के दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम जगता है, लेकिन ये उनका पूरा नहीं हो पाता है। नैना का शादी कोई विलासी पुरुष से हो जाता है। सुखदा भी अमरकांत के जाने के बाद अपने गलतियों को पहचानती है और आगे समाज सेवा करने का सोचती है। अछूत के मंदिर प्रवेश को लेकर हुए आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और जेल जाती है। इधर अमरकांत भी किसान आंदोलन का समर्थन करते करते जेल की सजा काटता है। उपन्यास का अंत जो है वो जेल में ही है, वो जेल में ही होता है, जेल की सजा काटता है। उपन्यास का अंत जेल में ही संपन्न होता है। नैना की मृत्यु हो जाती, क्योंकि उसकी जो शादी हो ही रहती है, वो घर मतलब अच्छा नहीं रहता, इसी की वजह से शायद अत्याचार होते हैं, इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती। सलीम और सकीना एक दूसरे के संबंध में बंध जाते। अमरकांत और सुखदा भी खुशी खुशी एक दूसरे को अपनाते। उपन्यास में यही मुख्य कथा है। और इसके अगर निष्कर्ष पे जाए तो अमरकांत के द्वारा प्रेमचंद जी बहुत बढ़िया रजनी। हम क्योंकि अब बहुत सारे नए छात्र तो नहीं कह सकते, कुछ सहपाठी भी हैं, कुछ हमसे सीनियर भी हैं, कुछ हमारे मित्र भी हैं और कुछ हमसे जूनियर हैं। सभी इस सेमिनार, ऑनलाइन सेमिनार कह सकते हैं, उसमें सभी जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि प्रेमचंद पर हम लोग मिलजुल कर बातें कर रहे हैं। अभी रजनी बहुत बढ़िया कर्म भूमि पर अपना आलेख बताई है हम लोगों को, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। और इस प्रकार से सकीना, अमरकांत और उसके पिता समरकांत वगैरह का इसमें वर्णन था। कर्म भूमि मूल रूप से अपने कर्म पर ही आधारित है और उसमें बहुत ही बारीकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रयास था रजनी। अब हम जो भी नए हैं सबको जानते नहीं है, प्रवीण, सोनी, अंकित, श्वेता, मानसी, तो आप लोगों में से जो यहाँ से पहली बार जुड़े हैं यहाँ, अगर आप लोगों को कुछ बोलने की इच्छा है प्रेमचंद के ऊपर तो आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी हिंदी के ही छात्र हैं या होंगे, तो यदि कुछ इच्छा है बोलने की तो बोल सकते हैं। हाँ सोनी। कैसे हो सुमित, पहचाना? ध्यान से उतर रहा है। जी भैया। हाँ चलिए, अब आपकी बारी। आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए पहले, फिर आप अपना आलेख शुरू कीजिएगा। रजनी पहले तुम दे दो, तुम बोल चुकी हो, तुम दे दो, फिर हम गोपाल पढ़ाते हैं। मैं रजनी मिश्रा, थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ, हिंदी ऑनर्स से। कॉलेज? CM आर्ट्स दरभंगा। हाँ तो इतना बस बोल दीजिए, नाम और किस कॉलेज से हैं और आप किस क्लास में, इतना बता दीजिएगा ना, तो फिर बाकी सभी समझ जाएंगे कि हाँ ये यहाँ से है और ये इस क्लास में है। मेरा नाम गोपाल कुमार यादव, स्नातक तृतीय खंड का छात्र। अभी एडमिशन नहीं लिया, द्वितीय खंड, अभी स्नातक द्वितीय वर्ष की अभी परीक्षा हुई है और RK कॉलेज मधुबनी में अभी मेरा अभी एडमिशन है वहाँ। ठीक प्रेमचंद ठीक है, अपना आलेख का शीर्षक बताइएगा। आलेख का शीर्षक है सेवा सदन, जो प्रेमचंद का ठीक है। उपन्यास।
कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद का जो एक सेवा सदन उपन्यास पर हम कुछ माने आलेख तैयार किए हैं। इस सेवा सदन का मतलब ही होता है दूसरों का सेवा करना, जो बाद में मालूम पड़ता है, शुरू में तो नहीं पड़ता है। इसमें एक दरोगा कृष्णचंद्र जी रहते हैं और इसका 2 बेटी और एक पत्नी। जो बेटी का नाम रहता है सुमन और दूसरा बेटी का नाम रहता है शांता और इसका पत्नी का रहता है गंगा जली नाम। दरोगा साहब माने कृष्णचंद्र का नाम दरोगा साहब में लेते हैं। दरोगा साहब बहुत स्वभावशील आदमी थे। वो माने सच्चा इंसान थे। जो पद पर रहते हैं ना, तो वो माने घूस उस सब के मामले में बहुत हट कर थे। तो जो माने बेटी से उतना उसको लगाव थे जितना किसी से नहीं थे। जो चीज़ मार्केट में आते थे तो बेटी उसका थे 2 सुमन और शांता। उस माने बेटी के जितना इच्छा नहीं होते थे जितना इच्छा उसके होते से मेरा बेटी के लिए ठीक रहे। सबसे पहले वो माने कोई चीज़ मार्केट में आए, खाने का सामान हो, पहनने का सामान हो या कोई चीज़ का हो, सबसे पहले वो खरीद लेते थे बेटी के लिए। इसका पत्नी थी गंगा जली, बहुत चतुर स्त्री थी। जो कभी कभी बोलते थे हाथ कम करके खर्चा किया करो, कुछ इसको शादी के भी बारे में सोचना भी है। तो कैसे तब ये दरोगा साहब जो बोलता है वो बाद में हो जाएगा, अभी खाने पीने का उम्र है, शादी का अभी थोड़ी है। अभी लिखा गया है शास्त्र में जो 16 वर्ष से कम एज की लड़की को शादी नहीं, अति कानून का अपराध है। ऐसे करके टाल देते थे। एक समय ऐसा आया तो इसको माने 16 वर्ष के हो गए सुमन, और सुमन को जब शादी करने के लिए वर ढूंढने के लिए माने कोई अथी निकालते थे, तो फिर उसका तब खर्चा कर चुके थे। कोई माने सब कुछ हो जाते थे तो पर भी माने दहेज के बात आते थे, दहेज पर नहीं होता था। कोई मांगता था 5,000, कोई मांगता 4,000। तब जो पेपर और में जो दरोगा साहब जो पढ़ते थे, सो इस बार दहेज पर विरोध कोई बात या सुनते थे तो इसको बहुत मन में खुशी होता था। तब पत्नी का भी बोलते थे देखो आप दहेज कुछ दिन में हट जाएंगे, आप दहेज के बारे में बहुत चिंता करते हो। तब ऐसे करके मन को टालते थे। फिर शादी के बारे तो माने कोई एक सज्जन से पूछते भाई इतना दहेज लेते हैं, तो ये बोलता है भाई हम इतना दिन से बेटा को पढ़ाए हैं, इतना खर्चा हुआ है, 5,000 रुपया खर्चा हो गया है, वो कहाँ से हम भरपाई करेंगे, आपको बेटी का इतना सुख होगा। इसके पास पैसे ही नहीं रहता है तो नहीं कुछ, जितना दिन जॉब करते हैं उस माने घूस का काम कभी करवे नहीं करते। 25 साल के बाद वो बाद में आता है। 25 साल के बाद माने फिर एक लड़का माने एक सज्जन आते हैं, ये बोलता है भाई हम पिछले वर्ष हम बेटी को शादी किए थे तो 2,000 रुपया सिर्फ नगद लिए थे और 2,000 खाने पीने में खर्च हुए थे। तो इस बार हम बेटा को जो शादी करेंगे तो हम भी दहेज लेंगे। सब दहेज प्रथा पर लगे हुए थे। तब इसको माने कहते हैं आँख खुले दरोगा साहब को से हम 25 साल, अब तो 2 बात कह रहा है इसको, या माने कोई लड़की को या किसी गरीब के साथ माने भिखारी के साथ शादी कर दे, या फिर किसी माने सोना का चिड़िया को फंसाए। चिड़िया माने कोई ऐसा दलाल को फंसाए जैसे हमको यहाँ से आमदनी आ सके। तब ये क्या करते हैं, इसके बगल में एक श्री बांके बिहारी जी रहते हैं जिसका काम धंधा मुख्यतः महंत जी करते रहते हैं। वो बहुत गांव में बहुत बड़ा आदमी रहते हैं। वो माने कर वसूलना, सबको करना,
वो किसी से अथी नहीं करते हैं। तो तब पर भी माने एक आदमी है, सो इसका नाम है चेथरू यादव, तहीर नाम का रहता है चेथरू यादव। वो बूढ़ा रहता है, उसका माने माने होता है ना चंदा उछलने के लिए, वो चंदा सुनने के लिए गए थे, जाते हैं महंत जी, तो उसका नहीं देते हैं चंदा। तो फिर बोलते हैं से चेथरू यादव नहीं चंदा दिए तो इसको आप पकड़ के लाइए। तो पकड़ के ले जाते हैं उसको महंत जी के यहाँ। तो महंत जी इसको बोलते हैं जब तक इसको माने किसान थे, उसका जमीन माने इतना उपजाऊ नहीं हुआ था उस वर्ष, तो आप पैसा दे सके। वो चंदा मांग रहा था, आप चंदा जहाँ से भी दीजिए, या कर लेके दीजिए या किसी अपना पैसा के अंदर माने देना ही पड़ेगा आपको। जो जिसको पास नहीं रहता वो कर लेके देते थे, उसके पास नहीं थे तब पर भी मुंह तोड़ जवाब देते थे। उस और किसी का एहसास नहीं था उस माने बाके जो महंत थे बाके बिहारी जी को, उसके पास जवाब देने का, फिर भी वो देते थे। तब ये माने फिर पकड़ के ले गए वहाँ ले गए तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। तो महंत जी थे, वो जब तक वो जवाब देते जब तक ही मारते थे, मारते मारते एक ऐसा समय आ गया उसको मार ही दिया। तो फिर ये दरोगा साहब थे, तो फिर ही माने पत्नी के बोल रहे थे ऐसा ऐसा बात है, सो आप तो दहेज ही लगेगा। आप तो जैसे पहाड़ से जो कोई आदमी अचानक जो चढ़ने के लिए बोलता है तो सोचते हैं, इसी तरह सोच रहे थे आप कहाँ से पैसा लाएं और सुमन के शादी के लिए। तो वही एक माने जाता है, तो इसके बाद खबर होता है, तो ये दरोगा रहते हैं तो वो जाते हैं माने कृष्ण चंद्र, तो वहाँ जाते हैं। तो फिर ये महंत जी को वहाँ जाते हैं, तो फिर एक रहता है इसका कोई एक माने महंत जी था, एक तो रहता है कारोबार करने के लिए, मुंशी बोलते हैं उसको, वो रहता है। तो फिर ले जाते हैं पकड़ के। तो अब तब इसको भाव खुलता है, आप तो चिड़िया हाथ में लगे सोना को, अब तो इसी से माने अब तो मन में इसका ये होने लगा से अब कितना रुपया खर्च होगा, कितना रुपया उससे हम लेंगे, कितना रुपया तक इसको तय करेंगे तो शादी हो जाएंगे, वो अपना अथी करने लगा। फिर जाते वहाँ महंत के यहाँ, तब इसको बात 5,000 बोलते हैं, 5,000 रुपया लेंगे इसके बाद छोड़ेंगे। तो फिर बोलता है नहीं नहीं, सबसे अथी होता है बाके बिहारी के, आप जानते नहीं हैं इसको, मुंशी जी बोलते हैं सो सब अथी हुआ, आप 3,000 पर तय कर लीजिए। तो 3,000 पर तय हो जाता है। फिर इसको बोलते हैं, ये रहता है हजारी प्रसाद, हजारी करके उस नाम रहता है उसको, जो पैसा माने कार उससे माने महंत जी से जो होते करते हैं ना बात, और दरोगा जी के बीच में जिसको मुंशी बोलते हैं वो रहता है। तो फिर बोलता है से ठीक है, हम इस समय अथी पढ़ेंगे थाना पर, आप इससे माने 3,000 रुपया लेके आइएगा। वो फिर इंतजार करते करते रहते हैं, करते करते फिर आते हैं, उधर देखते हैं कोई आ नहीं, एक टाइम थोड़ा लेट होते हैं। फिर आते हैं तो बोलता है इसमें पाई पूरा है ना, तो बोलते हैं हाँ पूरा पाई है। और जितना कांस्टेबल या दरोगा कोई रहता है, चपरासी या हवलदार, सबको अपना अपना ड्यूटी लगा दिया रहता है उस समय, सो कोई देख न ले। फिर ही होता है, फिर गांव माने घर के लिए रवाना होता है वो माने पैसा लेके। तो पैसा लेके रवाना होता है, तो फिर जाते हैं तो अपना माने सीधे अंदर जाते हैं, वो गिनती करते हैं। इसमें फिर बोलता है पैसा है ना पूरा, तो कहते हैं हाँ। तो ये हजारी साहब बोलते हैं, तो कहते ठीक है जाओ। तो ये बोलता है कि हमको इसमें से होना चाहिए, माने हमको हिस्सा। तो बोलता है नहीं नहीं आप जाओ महंत जी से लेना, हम इसमें से 1 रुपया भी नहीं देंगे। तब ये चल जाते हैं, तब भी नहीं मानता, फिर जाता है। ये बात क्या होता है, तो ये घरे पर आता है, माने पैसा अब तो आ गया, आप तो सुमन को शादी के करे थे, तब पर भी अपना पत्नी को नहीं बताए। स्वामी से ऐसे काम किए हैं, वो 25 साल के बाद किए थे काम। तो फिर ही बोलते हैं ऐसे चल जाते, तो वहाँ थाना पर फिर खुल जाता है बात इसका, सो ऐसे ऐसे घूस लिए हैं, ऐसे ऐसे किए हैं। फिर वहाँ से होता है, मैं डीएसपी या कांस्टेबल जो बोले होता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, जो वो आते हैं वहाँ से चिट्ठी भेजते हैं। तो वो लोग माने अपना अथी करते रहते हैं, पैसा मिलाते हैं, सो कितना दहेज देंगे, कितना ये करेंगे, कितना भोजन में माने खर्चा होगा। तब फिर दरोगा साहब कहते हैं, अचानक आते हैं ये लोग, माने कांस्टेबल लोग बोलते हैं जो दरोगा से इसके ऊपर जो होता है जो पकड़ने के लिए इसको, तभी फिर बोलते हैं पत्नी के पास जाते हैं। फिर ये 2 मिनट के मोहलत मांगते हैं उससे। तो पत्नी के पास जाते हैं तो बोलते हैं सो हम ये अथी में सम अथी हो गया से, आप बताइए जिस एगो ऐसे करके कुछ ऐसे बताते हैं।
जो आपके शेर आते हैं खाने के लिए और आपको नदी के किनारे बैठे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, नदी में कूदिएगा या शेर के मुंह में जाइएगा? तो इसको पत्नी समझ गया। तो फिर इसको पत्नी समझ जाते हैं से ये बात काम हुआ है, तो फिर बोलते हैं तो हम तो कूद जाएंगे मगर शेर के मुंह में नहीं जाएंगे, हम नदी में कूद जाएंगे। कैसे यही ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। तो फिर इसको लेके चल जाते हैं पकड़ के। तो ये बोलता है सो अपने पत्नी को, देखिए हम तो आप फंस गए, हमको तो आप तो जो हमको गलत काम किया उसको तो हमको भोगना ही पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा, इसके जितना रुपया है ना उस सिर्फ सुमन को शादी के लिए में खर्च करना, हमको वकालत के लिए कम नहीं खर्च करना, एक भी नहीं करना, किसी भी काम हो। मगर हम समझते हैं इसमें 1 रुपया जब तक हमको टाइम नहीं पूरा होगा तो हम इसमें से हम छूट के नहीं आएंगे, तो समझ लीजिए। तब पर भी मान चल जाते, पकड़ के लेकर चल जाते हैं। तब ये गंगा जली होता है तो वहाँ आप क्या करें बेचारा, तो माने इसका भाई होता है उमानाथ। तो उमानाथ होता है एक पंडित टाइप के रहता है, तो वो गजा क्या बोलते हैं दरोगा साहब से नहीं पढ़ते रहते थे उस समय। तभी इसको मालूम पड़ता है, वो माने कोई ऐसा आदमी नहीं रहता है जो इसको माने सलाह दे। अति दरोगा साहब भाई में अकेले रहता है, तो इसको सुमन को, शांता को और गंगा जली को भी लेके चल जाते हैं वहाँ अपने यहाँ। क्या बोलते हैं उस गांव का नाम था चुना अनमोला, अनमोला लेके चल जाता है गांव में। वो अपना यहाँ माने गंगा जली माई के यहाँ चल जाते हैं। तो फिर यहाँ से माने 3,000 रुपया था, तो उमाकांत इसमें खर्चा करते करते वकालत में 500 से 600 रुपया बचने देता है। आप तो कहाँ होगा शादी, आप तो बोलना था वो बोल दिए थे दरोगा साहब हम 1 रुपया नहीं खर्च करना। तब आप उमानाथ तो सुमन को मामा हुआ, तो लड़का ढूंढने के लिए जाते हैं या वर ढूंढने के लिए जाते हैं। कि कहीं जाते तो सब कुछ हो जाते थे, माने सुमन अच्छा देखने में बहुत ठीक थे, सब कुछ हो जाते। दहेज की जो बारी आते थे ना, बस वो नहीं होता था वहाँ तय। अब बोलता है कि आप शहर की ओर जाइए, शहर माने हो जाता है वैसे ही। तो शहर में जाते हैं तो एक होता है, तो वहाँ बोलता है गंगा जली सो हो गया, तो बोलता है हाँ हो गया। तो बोलता है सो लड़का कैसा है, तो कैसे शहर में लड़का कैसा होता है, जो 30 साल का भी रहता है, माने दुगना एज के भी रहता है तो जमाने लगता है देखने में। तो कहते कि घर कैसे रहता है, तो कहते घर कैसा रहता है, वहाँ का घर रेंट पर लिया रहता है, 2 माने रेंट पर लेके रहते हैं, वह कल वहाँ परसों वहाँ। तो गंगा जली को तो दुविधा माने उसको मन में उधक रहा था से लड़का कितना एज का था है, माने कितना एज के होगा। तो बोलता है लड़का कितना एज का 30 हो माने 30 साल का है, मगर लगता है जवाने है अभी। तब फिर उमानाथ पूछता है गंगा जली से क्या आपको पसंद है, कि जे भाई आपको पसंद है तो मेरा भी पसंद होगा। ठीक है, तो फिर शादी होता है। तो यहाँ शहर में तो फिर जाते हैं वहाँ सुमन जाते हैं, तो वहाँ माने आप तो वहाँ तो माने बहुत गरीब थे, वहाँ माने रेंट पर लेके रहते थे। और वो लड़का का नाम था गजाधर। गजाधर वो माने काम करता था सुबह से और शाम में आते थे, रेंट पर लिए वो रहते थे। माने एक माने खाना वाना बनाने वाली के भी रखते थे, और जो होता सो राशन पानी यूज करते थे। 15 रुपया उसका टोटल था, 8 या 9 रुपया मिलता था। और जो 5 घंटा उधर से जो 2 घंटा आते थे ना, तो एक के मालिक के यहाँ माने सेठ के यहाँ माने हिसाब बारी करते थे, तो उसको 5 रुपया यहाँ मिलता था। तो फिर वो ऐसा हुआ अकाल पड़ा, तो वो माने रसोई मर गया, जो खाना वाना बनाने पर वाली थी तो वो मर गया। अब तो खाना सुमन तो बहुत बड़ा परिवार से थे, उसको तो खाना बनाने भी नहीं आते थे। और अब तो क्या करे, और जो माने खाना जो बनाती है उसको जो ढूंढने के लिए जाते थे तो 3 रुपया 2 रुपया मांगते थे, वहाँ रेंट भी 2 रुपया लग रहा है। तो एक दिन ऐसा हुआ से माने गजाधर अपने बर्तन उतर धो दिए सब कुछ, तो सुमन खाना वाना बना दिए। तो गयाधर समझ गए से माने होशियार बहुत है, तो पूरा
माने संभाल लेगी घर आंगन का काम। फिर क्या होता है, माने सुमन को तो बहुत पहले से इसको पिताजी बहुत माने कपड़ा का शौकीन, हर चीज़ का शौकीन बना दिए थे मार्केट के सामान के। तो उसको क्या किया, माने गयाधर एक दिन पूरा माने पैसा जितना कमा के आता तो उसके ही दे दे, उसका गार्जियन बना दिया उसका सुमन को। फिर क्या हुआ, माने सुमन तो बहुत घूरने के लिए जाते थे, पूरा माने 1 महीना का माने सैलरी दिया, माने 1 महीना होबो नहीं किया, पूरा पैसा हो गया खत्म। अब रेंट कहाँ से देगा, खाना कहाँ से होगा। एक बार झगड़ा हो गया, फिर कैसे कैसे बात पर संभल गए। इसके बाद फिर आते हैं माने फिर गजाधर आता, गजाधर के जो एक माने अब तो ये हो गया, तो माने एक जो अब सुमन तो अब अकेले, माने 2 रूम थे, गजाधर चल जाते थे काम पर, अब अकेले थे। उसके सामने में एक मकान थे, वो बेसाई का था घर। वो बेसाई क्या करते थे, माने बेसाई माने समझिए बहुत खराब आदमी इसको बोल सकते हैं। वो वैश्या होती है, ठीक है। हाँ वैसे हाँ, उसके सामने वैश्या रहती है। उसका नाम क्या था वो बता दीजिए, और फिर इसका सुमन का क्या जीवन था उसको आप बता करके फिर विराम दीजिए। भोली बाई था भैया, इसका नाम, वैश्या का नाम भोली बाई। है वैश्या की चर्चा, हाँ, चर्चा हो रही है भोली बाई की, और सुमन की कथा साथ में चल रही है। तो उसको आप कह करके और संक्षिप्त में इसको समाप्त कीजिए, फिर हम लोग आगे भी करेंगे। समय का फिर अभाव भी है ना, सबको थोड़ा थोड़ा मौका देना है। जी जी भैया। तो माने भोली बाई जो थे, तो उसको फिर सुमन के कोई यहाँ फंक्शन था, तो भोली बाई को माने ये सुमन को बुला रहे थे, तो उसको नहीं वहाँ नहीं पहुँचते थे कोई ऐसा फंक्शन में। ये डिटेले में हम चल जाते थे। तब भोली बाई जो थे, सो माने सुमन एक दिन क्या हुआ, माने वो गए माने कोई सहेली के साथ घूरने के लिए मार्केट। तो मार्केट जो गए ना, तो भोली भाई को इतना इज्जत मिलते थे ना, क्योंकि वैश्या थी वो। तो माने उसको पैसा उसा बहुत थे, वो माने सब कुछ नहीं, सिर्फ पैसा के बारे में। क्या तो ये भोली भाई एक दिन माने सुमन जो मार्केट घूरते जाते हैं ना कहीं पार्क में, तो इसके भोली भाई के जो देखते हैं ना माने माने पार्क में, तो फिर वो हट कर निकलते हैं, तो एक बेंच लगा हुआ रहता है वहाँ, तो बेंच पर जाते हैं, तो सुमन बैठ जाती है। तो यहाँ का कोतवाल जो गार्ड जो होता है उसको उठा देते हैं। तो फिर ये माने फिर भोली बाई जो जाती है बैठने के लिए, तो वहाँ इसको बैठने देती है। तब एक सामने से निकलने रहती है कार से वकील साहब, और जिसका नाम रहता है वकील साहब, और इसका पत्नी रहता है सुभद्रा। तो सब सुभद्रा जो देखते माने देखने लगते हैं, तो ये बोलता है ऐसे इधर आओ, माने बोलता है सुमन को क्या हुआ। तो सुमन रोने लगती है, उसको हटा देते हैं। तो बोलता है देखिए ऐसा आदमी है भोली भाई, तो इसको माने यहाँ रहने देते हैं, और हम जो बैठे तो उसको हम उठा दिया। तो बोलता है वैसा ऐसे सब लोग पैसे पर तुले रहते हैं, उसको जो पैसा देता है 2 रुपया उसको इज्जत करते हैं, और वो लोग नहीं इज्जत करते हैं। फिर एक दिन माने तो वहाँ सुभद्रा के साथ माने उसका बहुत बात उत हुआ, तो उसको माने उसी बगल में रहते थे जो वहाँ सुमन जो रहते थे वहीं। तब लेके गए वहाँ अपना सुभद्रा अपना पास। सुभद्रा के एक दिन यहाँ माने भोली बाई जो थे गाने अच्छा गाते थे बजाते थे, और डांस जो करते हैं वो करते होंगे। तो तो वो माने एक दिन जलसा होता है, जलसा किया सुभद्रा, तो उसको वहाँ से माने सुमन को बोले आने के लिए। तो एक दिन लेट हो गया ना, तो ये जो गजाधर आए थे वहाँ से काम पर से, तब उसको बोले 10 बज गए थे रात नहीं आए। फिर इसको 10 साढ़े 10 बजे रात में वो आए, तो माने बैठे हुए थे, तो गेट खटकाए नहीं खोले, फिर खोले बाद में। तो बोलते हैं सो कहाँ थे इतना देर से। तो बोलते हैं सुभद्रा जी है बगल में, उसका यहाँ जलसा था इसी में लेट हो गए नहीं आने देते थे। कहते नहीं, उसको शक होने लगा कहीं वो दूसरा माने कोई गलत नज़र से वो देखने लगा उसका सुमन को। फिर इसको निकाल दिए बाहर, घर से बाहर कर दिए। फिर वहाँ क्या किए, तो सुभद्रा के माने सुबह में फिर गया,
फिर सुभद्रा के ऐसा ऐसा बात बोले, सुभद्रा रहने दिया। फिर वकील साहब के मालूम पड़ा, तो वकील के साहब के भाई रहता था, जीतन नाम था उसका। तो वकील साहब को मालूम पड़ गया, गाँव में शोर हो गया, उसे वकील साहब के यहाँ एक लेडीज आया है। तो फिर गांव में शोर हो गया। तो ये बोलता है, जीतन बोलता है, भैया ऐसा ऐसा बात है, पूरा वो माने गांव में शोर हो गया है, सही है कि यहाँ लेडीज आया है, भाभी आया है। तो फिर ये बोलता है से इसको हट माने घर से निकालने के लिए बोलता है, जाओ आराम से बोलना, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा कलंक लग रहा है। फिर ये चल माने तब सुभद्रा के बोलता है, सुभद्रा को बोलने का मौका नहीं देता, सुन कहते हम निकल जाते हैं। फिर निकल जाते थे। फिर वैश्या जो होती है भोली बाई, अब तो कोई किसी का ठिकाना नहीं था। अब भोली बाई के यहाँ जाने के लिए मना कर रहे थे उमान इसका जो गजाधर माने, तो वहाँ फिर चले गए। फिर वहाँ रहने लगे कुछ दिन, बोले आप ही हेल्प कीजिए कुछ। करते करते फिर भोली बाई के ये कुछ रहे। तो इसके बाद वकील साहब को मालूम पड़ा ऐसा ऐसा बात है, भोली साहब चल गए, भोली बाई के यहाँ चल गए। तो बड़ दुख हुआ इसको से, माने हम मेरा ही चलते वो वहाँ माने ऐसा काम करने के लिए ये भी चल गए। तो इसका भी एक दोस्त था विट्ठल, वकील साहब का विट्ठल दास। फिर विट्ठल दास आई माने गजाधर को जो माने भड़काने वाले बोलते हैं, वो विट्ठल दास थे। तो मालूम पड़ा वकील साहब को जो विट्ठल दास ऐसा ऐसा काम किया है, गजाधर बोला इसको। तो विट्ठल दास के तुरंत ये चिट्ठी लिखता है से भोली बाई के यहाँ चले गए हैं, आपको मन तो बहुत अच्छा होगा। तुरंत विट्ठल दास वहाँ से निकलते हैं भोली बाई के यहाँ, सुमन जहाँ रहती थी मकान पे। फिर यहाँ जाते हैं तो विट्ठल दास बोलते हैं, तो यहाँ ऐसा ऐसा माने आप मेरे ही चक्कर में आ गए, मेरा ही पूरा दोख था। तो फिर माने विट्ठल दास बोलता है ऐसा काम नहीं ऐसे माने के, तो बोलता है तुम एक बार माने वो बोलता है तुम यहाँ नहीं रहो, ये गलत चीज़ है, से उसको दूर करने के लिए सलाह दे रहे थे। तो बोलता है गलत चीज़ तो है, हम बूझते हैं ये गलत चीज़ है, मगर कल भने जो आप बोलने के लिए गलत चीज़ आए, तो कल भने ये भी सोचते थे ना, तो कल भने हमको यहाँ जो नहीं आने से बेबस हो गए, हम यही एक आशा था हमको, तो आप समाज में रहते तो इसको वहाँ हमको भी रख सकते थे। तो फिर ऐसे ऐसे बोलता है तुमको माने कुछ खर्चा उर्चा दीजिए, खर्चा उर्चा दे रहे हैं माने रहने उन्ने का, तो आप क्या कीजिए माने वहाँ वृद्धा आश्रम में चल जाइए। वृद्धा आश्रम में जाने के लिए बोलता है, सो फिर भी बहुत मीटिंग उटिंग होता है। तब ये दोनों विट्ठल दास और वकील साहब दोनों आदमी इसको तय करता है। तो आप इस वृद्धाश्रम में रख के तब उमाकांत जो होता है इसका मामा, तो वो आप शांता का शादी के लिए कुछ बर ढूंढने के लिए निकलता है। तो ढूंढते तो इसका भी पैसा नहीं मिलता है। तो उमानाथ जो था वो एक बाबाजी का भेष बन गए थे, और वो माने उधर से आ रहे थे। तो ये बोला माने उमानाथ जा रहे थे वहाँ माने एक नदी के किनारे, उसका बातचीत हुआ। तो ये बोल रहा था ऐसा ऐसा बात है, तो बोलता है हम अब ऐसे माने ऐसे किए, माने पूरा पिछला बात दोहरा रहे थे। तो बोलता है कि ठीक है माने 2000 का जरूरी है, 1500 का 2000 का जरूरी है, 2000 का जरूरी है शादी में, हम 1000 आपको हम हेल्प कर देते हैं, 1000 कहीं से आप कीजिए। तो उमानाथ बोलता है, तो वहाँ से पैसा ले लेते हैं उसे। तो वो गजाधर जो है, तो अब बाबाजी का जो रूप लेते तो गजानंद हो जाते हैं। तो अब गजाधर नहीं रहते हैं, अब गजानंद हो जाते हैं। गजानंद फिर क्या करते हैं, जो पैसा 1000 रुपया देते हैं, तब अब ये सोचते हैं मन में उमाकांत अब तो हो गया दहेज का बात, अब तो रहा खाने पीने का, अब क्या करेंगे, जैसे ही बाराती आएंगे ना, गोला बारूद उसको मार उड़ कर कोई ऐसा काम उम कर देंगे, समझते हैं खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, वैसे ही ऐसे ऐसे बात सोच सोच कर माने आते थे। फिर माने आते के बाद वकील साहब भैया बहुत डीपली हो जाए, उतना बारीकी में क्यों जा रहे हो, संक्षिप्त में बताओ ना। इतनी बारीकी में बताना ही नहीं है, सभी जानते हैं सेवा सदन, बस आप अपना आलेख तैयार नहीं किए थे क्या? लग रहा है कि आप अपने मन से बोल रहे हैं। हाँ अपने मने से अपने मन से नहीं ना बोलना था, आलेख क्या होता है ये पता होना चाहिए पहले, नहीं अगर थी तो आप हमसे ले लेते।
वैसे आप बोले हैं बहुत बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन से बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। क्योंकि आलेख एक सटीक वाक्य सटीक संरचना के हिसाब से तैयार किया जाता है। उसमें एक स्तरीय भाषा होती है, ठीक। और जी कम समय में अधिक महत्वपूर्ण बात उस तथ्य पर, उस शीर्षक पर किस तरह से बोली जानी चाहिए, यही तो आलेख सिखाता है। कोई बात नहीं, क्योंकि आज यह पहली कक्षा ही अब सबसे भारी प्रेमचंद से हमने प्रारंभ किया था, पहली कक्षा है तो कोई उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। सभी आप आपस के ही छात्र हैं, विद्यार्थी को एक दो क्लास सीनियर जूनियर है, तो वैसी कोई बात नहीं है। बस सीखने के लिए ही जो है सो इसका आयोजन किया गया है। अगली बार से ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर ऐसी क्लास, अब हम तो सोचे हैं कि प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी कवि लेखक उपन्यास का अनुच्छेद पर बात की जानी चाहिए। तो प्रयास यही है कि उनके बारे में महत्वपूर्ण बातों का एक नोट्स बनाए आप 4 पेज 5 पेज में, और वह बातें बस महत्वपूर्ण ही होना चाहिए, महत्वपूर्ण बात ही उसमें होना चाहिए, ठीक है। कि आप इतना बोलें उससे हमें पूरा उपन्यास समझ में आ जाए। अब जितना अभी जैसे सपोज एग्जांपल मान लीजिए कि रजनी जो बोली है, हम उसमें इतना समझ गए कि वो कर्मभूमि में मूल रूप से किस प्रकार की कहानी है, क्या कथा है उसकी, वो समझ गए हम लोग, आप भी समझ गए, हम भी समझ गए, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान दीजिए। वैसे आपका प्रयास बहुत ही बढ़िया है, हम समझ गए कि आप उपन्यास पढ़े हैं तो पूरा समझ समझ रहे हैं। और प्रेमचंद इतनी सरल भाषा का उपयोग ही करते हैं, किसी भी पाठक को पढ़ने में दिक्कत का सामना न करना पड़े, बहुत सहज सरल भाषा में जो है वो अपनी बात रखते हैं हमेशा, ठीक है। अगर कुछ भी और इसमें कुछ कहना है, जोड़ना है तो फटाफट कर लीजिए, और हम फिर दूसरों को मौका देंगे, क्योंकि आप आधा घंटा ले चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ठीक है। तो माने लास्ट में यही होता है, माने सुमन जो माने विधर्म में आश्रम में चल जाते हैं, तो वकील साहब और माने वकील साहब का पछताता होता है जो मेरा के कारण वही चल गए। फिर विठल दास के माने दोनों माने दोस्त रहता है, विठल दास और वकील साहब दोनों बात उत करते हैं। फिर माने वकील साहब का माने जो घर पर भाई रहता है उसका नाम रहता है जो इसका नाम मदन सिंह रहता है। मदन सिंह के एक माने बेटा रहता है सदन, इसका 2 बेटी अति 3 बेटी रहता है, मुन्नी जुन्नी चुन्नी, झुन्नी नाम रहता है, हाँ। अब पत्नी रहता है भामा। तो एक माने वकील साहब बोलते रहते थे, सो इसको सदन को यहाँ भेज दीजिए, माने यहाँ एडमिशन करवा देंगे। फिर माने वहाँ से आते हैं, एडमिशन करवा देते हैं, नहीं जाने देते उसको मम्मी भामा। तो फिर माने कोई रात में ऐसा निकलता है, तो निकल जाते हैं रात में अपन अचानक। तो फिर इसको फिर चाचा को बोल देते हैं हम निकले हैं अचानक, तो चिट्ठी उठी भेज दीजिए, भेज देते हैं। तो सुनो फिर इसको, गोपाल, हाँ जी भैया। हाँ बोल रहे सदन सुमन, सदन सुमन और वृद्धाश्रम वैश्या, या फिर अंत की जो कहानी है, अगर वो पता है तो संक्षिप्त में बता करके खत्म कीजिए, ठीक है। आप अगर आप देखिए आप जो बता रहे हैं ना, इतना अगर आप जी लिखेंगे तो 10 पेज हो जाएगा, ठीक है। इस जी जी प्रकार से देखिए, परीक्षा में लिखने के लिए आपको ठीक है, इतना बात पता रहेगा तो परीक्षा में आपको लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यह एक विशेष आयोजित मतलब सेमिनार है, तो इसमें इतना विस्तृत नहीं कहना है। तो आप मूल रूप से बस सुमन और सदन किस प्रकार से मिलता है, क्या करता है, अगर यह जानकारी है तो कह दीजिए, नहीं तो हम फिर कोई बात नहीं, ठीक है आप जानकारी हमको फिर दे दीजिएगा कल की कक्षा में। ठीक। तो फिर वहाँ जाते हैं, माने सुमन जो है सो वहाँ रहते हैं, अभी तक विद्या आश्रम नहीं आते रहते सदन को। वो माने इसमें ये क्या दिया होता है, माने 3-4 पाठ करके दिया हुआ है। फिर सदन माने सदन का परिचय होता है, तो फिर आप विठल दास बोलता है, विठल दास जो बोल देता है, तो फिर और कुछ और का बैठक होता है, माने 3-4 सदस्य का होता है इसमें, तो एक साथ नहीं जोड़े हैं, इसीलिए हम चले जाते हैं। तो फिर इसमें माने सुमन जो रहता है वो जो माने जो यहाँ भोली बाई के यहाँ रहता है, उसका नाम रहता है दाल मंडी। दाल मंडी रहता है, वो माने अपना चाचा को बोलते हैं सदन वकील साहब को, सो एक घोड़ा खरीद दीजिए, एक वो माने जैकेट उकेट टाइप का बोलते हैं, उस खरीद दीजिए। फिर जाते हैं वहाँ, तो माने वो माने जिस जहाँ माने दाल मंडी में नहीं जाना चाहिए, वो रहता है थोड़ा माने बाल्यावस्था से ऊपर रहता है। तो फिर माने जाते सब दिन माने शाम को की घोड़ा लेके जाते हैं, तो फिर एक सुमन से उसको लगाव हो जाते हैं। फिर जाते हैं
जो तरीका से होना चाहिए उस तरीका से नहीं होता, इसको सिर्फ प्रेम भावना से हो जाते हैं। तो फिर इसको माने प्रेम होते होते तब भैया हमको डिटेल में मालूम है, संक्षिप्त में नहीं पता। कोई बात नहीं है, तो फिर आप विराम दे दीजिए, कल हमको ठीक बता है। दीजिएगा पूरी, क्योंकि देखिए नए नए दूर दूर से सभी जुड़े हुए हैं, तो अगर बहुत जी जी लंबा बताइएगा तो फिर हाँ सभी उससे संक्षेप शायद में, लगाव नहीं रखेंगे। वो आप जी संक्षेप तो में कोई बात बताओ, नहीं। संक्षेप में। हाँ वो नहीं हो पा रहा उनसे, क्योंकि अभी नए हैं और पहली बार उपन्यास पढ़ रहे हैं, हाँ तो हाँ। इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है गोपाल, आप आगे इसको हमको कल हाँ बता जी भैया, दीजिएगा, जी ठीक भैया, है। ठीक है। अपनी नियमित नियमित कक्षा में इसको हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे कल, ठीक। जी जी जी। वैसे अब हम तो थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत पढ़ाकू जो अ, छात्र हैं अपने जीवन में, वो सभी इससे जुड़े हुए हैं। एक्चुअली सोनी भी बहुत पढ़ती हैं, हमको जितनी जानकारी है, तो नहीं सुमित, ठीक है, तुमसे कम करना पढ़ते ही हैं, अभी चाहिए, दो दो क्योंकि एग्जाम चल रही है मेरी। अरे अभी एग्जाम में तो और ज्यादा पढ़ते होंगे ना। क्या बताऊं भाई, एक खत्म हुआ फिर से एक चालू हो गया। हाँ हाँ, एमए है तो करना ही पड़ता है। ठीक है, अब आप बताइए कुछ। अच्छा अब मैं बताऊं। आपकी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ हाँ, और और सारे बच्चे हैं, उनसे बोली बोलने के लिए, मैं तब तक सुन रही हूँ सबकी बातें, फिर हाँ, मैं भी तो और बोलूंगी। बात सुनने के लिए ही है, एक और बोलेंगे शायद। क्या बोलूं? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सुमित। अच्छा, कोई शायद नेटवर्क की इशू होगी, बोल रहे हैं कि एक दो बच्चे ही हैं ऐसे जो बोलेंगे, हालांकि और सुनने के लिए ही। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, और बच्चे को दीजिए परमिशन, मैं भी बोल रही हूँ। मैं तो कविताएं बोलूंगी उनकी 5 प्रेमचंद जी की, और एक ईदगाह कहानी है उनके बारे में भी कुछ बताऊंगी। रवि, मेरी आवाज आ रही है? रवि, मेरी आवाज आ रही है तो संध्या तुम बोलोगी? प्रवीण है, अंकित है, खुशबू है, गोविंद है, सोनू। अगर कुछ भी आप लोग बोलना चाहे प्रेमचंद को तो बोल सकते हैं, हम नहीं भी तो कोशिश करेंगे कुछ नहीं बताने तो का आप लोगों को। बच्चे अपना परिचय भी दे सकते हैं, अपना परिचय भी दे दे, कौन किस क्लास में किस कॉलेज से है, ये भी तो सुनेंगे। नहीं है सोनू, आप कुछ बताइएगा। जी भैया। हाँ तो कहिए, संक्षिप्त परिचय के साथ कुछ बताइए। सबसे पहले भैया बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, और एक विशेष कार्यक्रम जो आपने प्रेमचंद जयंती पर रखा है, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज की कक्षा का विषय में जो सर्वप्रथम रजनी ने बताया कर्मभूमि के बारे में, उसके उपरांत सेवा सदन के बारे में गोपाल भाई ने बताया। मैं सोनू कुमार सीएम कॉलेज का छात्र आप सभी के समक्ष प्रेमचंद के साहित्यिक परिचय के साथ कुछ अन्य विषय वस्तु पर कम समय में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। क्योंकि भैया प्रेमचंद के माता पिता का नाम ये सब तो सभी को ज्ञात है, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रेमचंद के साहित्यिक परिचय की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि समय भी कम है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनकी पहली जो रचना है सेवा वतन, वह उर्दू में प्रकाशित हुई थी। सेवा वतन चूंकि नाम से ही स्पष्ट है कि यह रचना देश से जुड़ी हुई थी, इसमें देश की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में लिखा जा रहा था। अतः ये जो रचना है प्रेमचंद की पहली रचना सेवा सदन,
ये अंग्रेजों को रास नहीं आई और उन्होंने इस रचना का प्रकाशन बंद कर दिया, जिसके उपरांत यह सेवा सदन बोल दिएगा, सोजे वतन, सॉरी। इनकी पहली रचना थी सोजे वतन, जो कि उर्दू में प्रकाशित होती थी, या एक राष्ट्रीय देशभक्ति रचना थी, जिस कारण अंग्रेजों ने इसे बंद करा दिया और इसकी जो शेष प्रतियां थी उन प्रतियों को जला दिया गया। अर्थात इसके आगे मतलब किसी की पहली ही रचना है और उस रचना को जला दिया गया। इसके उपरांत भी ब्याह, मतलब हिंदी में कहते हैं ना, वो पथ पथिक क्या, जिस पथ पर बिखले सुर न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, अगर धाराएं प्रतिकूल न हो। कुछ ऐसा ही स्वभाव था हमारे प्रेमचंद, जो उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। उनकी पहली कृति जो सामाजिक यथार्थ पर आधारित थी, जो देश के उस समय की व्यवस्था पर आधारित थी, उसे जला दिया गया, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बावजूद भी प्रेमचंद जी लिखना बंद नहीं किए और उन्होंने लिखने का जो आधार नया बनाया वो आधार था ग्रामीण जीवन पर। क्योंकि प्रेमचंद ग्रामीण जीवन से अच्छे तरीक़ा से वाकिफ थे। वे कृषकों के स्थिति को समझते थे। उन्होंने अपने आंखों से देखा था कि किस प्रकार जमींदार कृषक वर्ग का शोषण करते हैं। अतः उनके गाँव में कृषक जीवन, ग्रामीण जीवन का जो वर्णन है वह यथार्थ रूप से प्रकट होता है। उन्होंने यह भी देखा था कि किस प्रकार जमींदार, साहूकार और भी मतलब होते हैं ना सरकारी अधिकारी कर्मचारी किस तरह से शोषण करते हैं गरीबों, मजदूरों, कृषकों का। अतः उनके गांव में इन सब का एक समावेशन है। कोई भी जो पाठ है एग्रीकल्चर, कृषि का, वो ग्रामीण जीवन का इनके कविता में कहीं भी छूटता नजर नहीं आता है। उन्होंने ग्रामीण जीवन की समस्त खूबियों या खामियां हो, या ग्रामीण जीवन का सरल रूप हो, सहज रूप हो, ग्रामीण जीवन की जो सहजता है वो हो, जटिलता हो, यहाँ तक कि मूर्खता और धूर्तता कुछ भी नहीं है जो उन्होंने छोड़ा है। मतलब एक आलोचक भी कहते हैं कि प्रेमचंद मूलतः ग्रामीण जीवन के चित्रकार हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा, वो वास्तव में चित्रकार हैं, क्योंकि कृषक जीवन के किसी भी पहलू को उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा है। अतः इनकी जो कहानियां हैं वो भी ग्रामीण जीवन से जुड़ी है, जैसा कि गोदान में, गबन में और बूढ़ी काकी, ये सब कविता में देखते ही हैं। चूँकि हमको यह समय कम मिला है तो इनके विषय में संक्षिप्त जानकारी आगे हम दे देंगे। एक यह जरूरी चीज़ मैं मानता हूँ कि अभी वर्तमान क्लास में युवा बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं और सब में नई नई क्रियाकलाप करने की गतिविधियाँ समायोजित है। अतः मुंशी प्रेमचंद के जन्म से हमें उनकी रचनाओं से कुछ सीखने की ज़रूरत है आज के युवाओं को, हमें, आप सभी को। मतलब मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में गोदान लिखा था। उस समय जो रचना लिखा वो आज भी यथार्थ रूपी है। अर्थात मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को जो है सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो कल जितने प्रासंगिक थे उतना ही प्रासंगिक आज भी है। जितना महत्व उनके उपन्यास का कल था उतना ही आज है। अतः मुंशी प्रेमचंद के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसा कि हमने बताया ही कि उनका प्रति जला भी दिया गया था, बैन कर दिया गया था, उसके बावजूद भी वो कभी पीछे नहीं हटे। मतलब कि जो भी सत्य होता है उस सत्य को आप चाहे कितना भी दबा ले, लेकिन सत्य हमेशा सत्य रहता है। आज के समय में मेरा मानना है कि जो ये नवयुवक है, 21वीं सदी है, 2023 का समय है, इसमें ये भी कैसा दौर है। हम भली भांति जान रहे हैं कि आज के दौर में झूठ का बोलबाला है। आज हर कोई सक्सेस करना चाहता है, लेकिन सक्सेस कैसे करना चाहता है, वो झूठ की सीढ़ियों पर चढ़कर सक्सेस करना चाहता है, जिसको प्रेमचंद सही नहीं मानते हैं। प्रेमचंद पंच परमेश्वर कहानी है उनकी, एक प्रसिद्ध कहानी है। उसमें वो लिखते हैं, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। अर्थात कोई भी आदमी तुम्हारा कुछ बिगाड़ दे, तुम्हें हानि पहुंचा दे, क्या इसके डर से तुम जो तुम्हारे अंदर का व्यक्तित्व है, जो ईमानदारी है, उस ईमानदारी को छोड़ दोगे? नहीं ना। इसीलिए हमें आज के समय में प्रेमचंद से यह सीखने की आवश्यकता है कि जो सत्य होता है वो हमेशा सत्य ही होता है। भले ही कुछ समय के लिए वो अपने पद से वो पद से थोड़ा पथभ्रष्ट होता है, किंतु सत्य सत्य ही होता है। उनके कुछ और मूल्यवान बातें हैं, मूल्यवान वाक्य हैं जो हमें जीवन में उतारने की आवश्यकता है, आज की युवा पीढ़ी को उतारने की आवश्यकता है। उनमें प्रमुख रूप से है मेहनत। प्रेमचंद मेहनत को बहुत ही मूल्यवान वस्तु समझते हैं।
वे कहते हैं कि मैं एक मजदूर हूँ और जिस दिन कुछ ना लिखूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। अर्थात मनुष्य को अपने कर्म से पीछे हटना नहीं चाहिए। हमारा काम है स्टडी करना, तो हमें अपने स्टडी को करने के उपरांत ही किसी अन्य क्रिया को करना चाहिए, क्योंकि मेहनत के बल पर ही किसी चीज़ को पाया जा सकता है। जैसा कि प्रेमचंद लिखते ही हैं, मैं मजदूर हूँ और प्रतिदिन जब तक कुछ न लिख लूँ मुझे कुछ रोटी पाने का हक नहीं है। अर्थात मेहनत ही बहुत मूल्यवान वस्तु होती है। इसके साथ ही साथ भैया आज के दौर में हम अनुभव कर रहे हैं कि ऐसा कभी कभी लगता है कि सारा जीवन का टेंशन है वो हमारे ही ऊपर है। ये जो विपत्ति है वो मतलब विपत्ति मेरे लिए ही बनी है, ऐसा हर युवा को लगता है, हर किसी को लगता है जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इसके ऐसा ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद जी का मानना है कि विपत्ति से बड़ा जीवन में कोई विद्यालय नहीं होता है। विपत्तियां ही आती है जीवन में कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है। आज हमारे जीवन में कुछ कठिन पल हैं, उन कठिन पलों से हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि विपत्ति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विपत्ति में आदमी अडिग रहता है, स्थिर रहता है, तो उसके उपरांत तो वो एक खूबसूरत मंजर भी आता है। वे कहते हैं ना, वो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समुंदर भी आएगा, क्यों थकते हो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। कुछ ऐसा ही जो भाव है वो हमें प्रेमचंद की पंक्तियाँ, विपत्ति से बड़ा जीवन में कोई विद्यालय नहीं है, इन पंक्तियों से मिलती है। इसके उपरांत भी कुछ और बातें हैं जो हमें प्रेमचंद से सीखने की आवश्यकता है। उन सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ विद्वान होने से कुछ नहीं होता, आपको धर्मनिष्ठ भी होना चाहिए। अर्थात अगर आप विद्वान हैं या बहुत कुछ का ज्ञाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ पा लिए, आपको इसके लिए न्याय संगत होना आवश्यकता है। और ये न्याय संगत का रूप कहाँ दिखता है? उनकी कविता नमक का दरोगा में। उस अभी समय कम है तो भैया उसका शॉर्ट में बताएंगे। उस नमक के दरोगा कहानी में एक मतलब उस समय नमक पर काफ़ी टैक्स लगता था, एकदम जो भी मतलब घुसखोरी का कोई केंद्र था तो वो नमक विभाग ही था। उस विभाग में वंशीधर जो कहानी का पात्र है उसको दरोगा का नौकरी मिलता है, किंतु वंशीधर इस घुसखोरी वाले विभाग में काम करने के उपरांत भी अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्यनिष्ठा से कभी अडिग नहीं होता है और वह इस पर कार्य करते वह इस अडिग ईमानदारी से चलते रहता है। और एक और इसमें पात्र आता है भैया, वो दीदपन करके शायद, हाँ शायद नमक, हाँ एक जमींदार है, वो घुसखोरी देता है, वो पैसा नहीं लेता है। जिसके उपरांत क्या होता है, जो सत्यवान व्यक्ति है वो अब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। जैसा कि भैया पहले ही बताए हैं कि जो सत्यवान है आपको थोड़ी देर के लिए दिक्कत आएगी लेकिन जिंदगी भर आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ वैसा ही सीख हमें उनकी कविता, उनकी कहानी नमक का दरोगा में देखने को मिलता है, जिस कहानी में जो बंशीधर है वो नौकरी से निकाला जाता है, क्योंकि वो जो नौकरी था वो घुसखोरी का नौकरी था, वो घुसखोरी नहीं कर रहा था। बंशीधर के पिताजी उसको लाख बार समझाते हैं कि हे पुत्र, ये जो सरकारी नौकरी होती है वो पूर्णिमा की चांद की तरह होती है। अर्थात एक दिन आती है 31 तारीख को, आज भी बहुत सारे लोगों का सैलरी भी आया होगा, लेकिन ये धीरे 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 खत्म हो जाएगी। अर्थात ये जो मंथली सैलरी है उससे जीवन नहीं चलने वाला है, ऐसा उसके पिताजी उसको बार बार बोलते भी हैं। लेकिन वंशीधर इस बात से बिल्कुल अटल रहते हैं, वो घूस नहीं लेते हैं। एक और उनके पिताजी एग्जाम्पल देते हैं प्रलोभन देने के लिए कि ऊपरी आय जो होती है उसी से वास्तविक प्यास बुझती है, मंथली आय से कुछ नहीं होता है। वेतन आपको मिल रहा है तो उसमें तो वृद्धि होगी ही नहीं, क्योंकि यह मनुष्य द्वारा दिया जाता है, जबकि जो ऊपरी आय है, घुसखोरी का पैसा है, वो ईश्वर द्वारा दिया जाता है, इसीलिए उसको लेना आवश्यक है, ऐसा उसके पिताजी बोलते हैं। बहुत सारे और भी वो जो कहते हैं ना भैया, एग्जाम्पल देते हैं पैसा लेने का, घूस लेने का, बट वो नहीं लेता है वंशीधर, अंततः वो नौकरी से निकाला ही जाता है। लेकिन जो ईमानदारी का फल है उसको इस रूप में मिलता है कि जिस जमींदार ने उसको नौकरी से निकलवाया था उसी जमींदार ने उसको अपने जो मंसूबे, अपने मनसबदार का जो सबसे ऊंचा पद है वह उसे नौकरी के रूप में दिया। नौकरी के रूप में क्यों दिया? क्योंकि वो ईमानदार था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पर वो रहा और कभी भी वो घुसखोरी नहीं लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए, भले ही थोड़े समय के लिए कठिनाइयाँ आती हैं, किंतु ये कठिनाइयाँ बाद में एक अच्छा फल देती है। जैसा कि नमक की दरोगा कहानी में एक छोटा सा दरोगा की नौकरी के उपरांत एक जमींदार के घर का सारा कारोबार उसे मिल जाता है।
इसके अतिरिक्त तो 2 कहानी बता ही दी है, रजनी ने बताया कर्मभूमि और गोपाल भाई ने सेवा सदन। कुछ कहानियां बच जाती है जैसे कि पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, ईदगाह, कफन। तो अगर इजाजत होगी तो इस पर थोड़ा थोड़ा 5-5 लाइन बोल देंगे भैया, नहीं तो यहीं पे खत्म कर देंगे। किसी एक पर बोल लीजिए जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, उस किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए प्रेमचंद्र की, हाँ भैया किसी एक पर बोलना है तो मैं चाहूंगा कि जो ये विषय वस्तु है पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, ईदगाह, कफन, इन सभी कहानियों में ग्रामीण जीवन में जो जैसे कि पंच परमेश्वर में पंच का जो महत्व है, ईमानदारी का जो महत्व है उसका मालूम चल रहा है। नमक का दरोगा में मैंने बता ही दिया, ईमानदारी का जो रूप है वो प्रकट होता है। बूढ़ी काकी में एक बूढ़ी जो अपना सारा कुछ दे देती है फिर भी एक वक्त के रोटी के लिए तरस के रह जाती है, ये है। ईदगाह कहानी हम लोग 8 क्लास में पढ़े ही थे, इसमें वो हामिद चिमटा खरीद कर ले आता है। कफन कहानी यूट्यूब पर भैया अपलोड कर ही चुके हैं, तो इन सब विषय वस्तु पर बात करना शायद अनुचित नहीं होगा क्योंकि भैया किसी एक पर बोलने के लिए बात कर रहे हैं। तो एक कुछ बातें जो इस क्लास में मतलब आपको भी ये बताएं कि इन्होंने ग्रामीण जीवन पर लिखा है, ये पर लिखा है। बहुत सारे आलोचक का कहना रहता है कि प्रेमचंद्र प्रेम के विषय में नहीं लिखते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो आलोचक आलोचना करते हैं ये इनकी आलोचना अज्ञानता की वजह से है, क्योंकि प्रेमचंद्र की एक कहानी है जिसमें इन्होंने प्रेम का यथार्थ रूप दिया है। वो कहानी है ब्राह्मण। ब्राह्मण कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार, सॉरी बालक कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार एक ब्राह्मण तो एक ऊंचे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता रहा है। 1936 में भी उस समय समाज में रंग भेद, वर्ण भेद इत्यादि व्याप्त थे। तो बालक कहानी में प्रेम के विषय में लिखते हुए, जैसा कि कहा जाता है कि नहीं लिखते हैं नॉर्मली प्रेम के विषय में, जितना कहानी आपको बताए हैं सब में तो किसी न किसी सामाजिक यथार्थ का ही वर्णन है, लेकिन बालक कहानी में प्रेमचंद जी ने बताया है कि एक ब्राह्मण एक ऐसी लड़की से प्रेम करता है जो देह व्यापार से जुड़ी हुई है, जो प्रताड़ित है, जो हर जगह से ठोकर खा कर आई हुई है, जिसका कोई मोल नहीं है। जहाँ भी गई है उस लड़की का शोषण ही हुआ है, उसके साथ कुछ गलत कृत्य ही किया गया है, किंतु इन सारे कृत्य के बावजूद भी वो ब्राह्मण उस लड़की से प्रेम करता है और उसको एक रहने के लिए घर देता है, उसके साथ अपने साथ जीवन का वचन का सपना देखता है। किंतु एक समय वो लड़की भागकर लखनऊ चली जाती है, वहाँ से वो ब्राह्मण उस लड़की को लेकर आता है और उसके साथ शादी करता है, और जो भी हो शादी करता है और अपने जीवन को यथार्थ रूप से जीना शुरू करता है। जो कि ये कविता है, जो कि ये कहानी प्रेमचंद के प्रेम रूप को दर्शाती है। इस कहानी में ये जो ब्राह्मण है वो एक मालिक, वो अपने वो लेखक के यहाँ कार्य करते रहता है। लेखक अर्थात प्रेमचंद के यहाँ वो अपनी शादी के उपरांत उनके पास जाता है और कहता है कि मालिक ये मेरा बच्चा है। तो वो प्रेमचंद कहते हैं कि बच्चा, तुम्हारा बच्चा कैसे हो गया, ये तो हमारी तो शादी के मात्र 6 महीने ही हुए हैं, ये कैसे संभव है। तो इस पर ब्राह्मण बोल पड़ता है कि मालिक मैंने मैंने बोया हुआ खेत खरीदा है, और लेकिन मैं किसी बोए हुए खेत को खरीदने के उपरांत उसमें लगी फसल को आग नहीं लगा सकता हूँ। इन शब्दों का यथार्थ रूप बहुत बड़ा है। यथार्थ कहने का अर्थ है कि प्रेम के मोल में कोई ये जो आजकल का जो युवा है जो सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। प्रेम तो निश्चल निष्कपट भावना की होती है। वही रूप उनकी कहानी बालक में देखने को मिलती है, जिसमें शादी के 6 महीने के उपरांत वो एक बच्चा को पाता है और वो उस बच्चा को भी पाकर बहुत ज़्यादा खुश है। जो कि आज के समय में हर युवा युवतियों को अगर प्रेम कर रहे हैं तो सीखने की आवश्यकता है, और कुछ बातें जो मैंने बोला है आरंभिक समय में उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ मैं अपनी पंक्तियों को स्थगित करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो कहानी, ये जो प्रेमचंद पर जो आलेख आया है, तो ये सेमिनार चल रहा है, ये तो कभी खत्म नहीं हो सकती है। इनके बारे में जितना बोले वो उतना ही कम है। अतः यहीं पर मैं अपनी पंक्ति खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद। वाह, बहुत बढ़िया गोपाल, सॉरी सोनू सुधांशु,
बहुत ही अच्छा बोला आपने। लगा कि आप स्नातक कर रहे हैं और स्नातक तृतीय खंड के छात्र हैं, तो अपनी गरिमा बनाए हुए हैं, ये बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी को अच्छा लगा होगा, बिल्कुल। प्रतिक्रिया आप देख ही रहे हैं। अब भैया समय आप कम इतना लिए बोल दिए क्या सकता। आपने इतना कह दिया है कि आगे कुछ कहने का अब मुझे रहा नहीं, बचा नहीं है। तो अब बस हम कह दे बस यूं ही जिनको कहना है बस आप कहना प्रारंभ कर दें, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बस कहना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं और प्रेमचंद जिनकी हो विराम नहीं लगाया जा सकता, तो क्योंकि सब बाध्यता होती है, उसी में अपनी बात आती है, तो ठीक है। सभी ने अच्छा कहा और मेरा ये प्रयास है कि किसी न किसी बड़े साहित्यकार के ऊपर प्रत्येक सप्ताह में एक कक्षा, अब वो रविवार को हो सकता है या नहीं भी होगा तो आगे पीछे करके, लेकिन एक ऐसी सुंदर सी होगी जिस पर विशेष आयोजन होना है और वो हम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम क्लास में ही आए तो सुनने को या सीखने को मिलेगा किसी साहित्यकार के बारे में, लेकिन एक मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए कि सभी के अपने अपने विचार एकत्रित हों और सभी आपस में समय व्यतीत करें। बस एक बहाना समझ लीजिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस सेमिनार में अगले कक्षा से किसी न किसी एक प्राध्यापक को भी जोड़ा जाए। एक से अतिरिक्त हो जाए तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक न एक को हम बुलाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। और जिस साहित्यकार पर बात होगी, वो विषय उनको भी बता दिया जाएगा और आप लोगों को भी पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। तो ठीक है, या साहित्यकार नहीं होंगे तो किसी वाद पर भी विशेष, जैसे छायावाद हो गया, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, या किसी ऐसे साहित्य खंड पर बात की जाएगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो हम लोगों के लिए। तो इस प्रकार से जैसे अब छायावाद की बात कर लेंगे तो चारों स्तंभ जो है, प्रसाद निराला, पंत महादेवी, सभी के ऊपर बातें हो जाएगी, हम लोगों को और विषय का दायरा बड़ा हो जाएगा, तो उस पर बातें जो है सो करनी होगी। तो हमारे मतलब मेरी एक सोच है, मन की उपज है। अब आप लोगों की अगर समर्थन मिले तो मैं इसको आगे लगातार कर सकूं, प्रयास मेरा। ठीक बिल्कुल है, सुमित फिलहाल करो। अभी हम कुछ अतिरिक्त नहीं बोलेंगे। हाँ बिल्कुल सहयोग मिलेगा तो बिल्कुल हम बहुत कुछ करने की सोचते रहते हैं, ठीक है। हाँ क्योंकि हाँ, देखिए क्योंकि भी ऑनलाइन एक सपोर्ट ऐसा करेंगे हम प्लेटफॉर्म है ना लोग। कि हम लोग कहीं भी बैठ करके आपस में हम लोग मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, है ना? अपनी बातों को एक दूसरे से कह सकते हैं, समस्याओं को कह सकते हैं, उसका समाधान भी खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक अभी है। तो यही तो जैसे साधन है मान हम लीजिए लोगों हम के। लोग एमए क्या दीजिए, आप कहाँ से हैं? ये आवाज जा, हाँ बोलिए। जी भैया नमस्कार। हम नमस्ते। हमारा घर समस्तीपुर हुआ भैया। हम चंद्रधारी मित्रा कॉलेज में स्नातक की तैयारी कर रहे हैं, अभी पार्ट अच्छा 3 में है भैया। ठीक। आ- ठीक है, आप हमसे जुड़ के रहिएगा। आप किस माध्यम से जुड़ेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। मैं नंबर आप लोगों को नीचे शेयर कर दे रहा हूँ, जिनको जो है ना, क्योंकि एक ग्रुप हमेशा बना हुआ है, आप लोगों को जोड़ देंगे ताकि उस प्रत्येक सप्ताह वाली जो बात कहे हैं या अन्य भी कोई बातें रहेंगी तो आप लोग यहाँ पर जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए मेरा नंबर रहा, आप लोग जो है जरूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और है बाकी सबको तो जानते ही हैं, लेकिन आप लोग स्वयं से अपना परिचय दे दीजिए। तो हम राधा को कहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए, सभी जान जाएंगे, एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। मेरा नाम राधा रानी हुआ। हम
आरके कॉलेज से हैं, मधुबनी से। और कौन सी क्लास में है ये बता दीजिए। 3rd ईयर में। BA 3rd ईयर, ठीक। संध्या। मेरा नाम संध्या कुमारी, VSJ कॉलेज राजनगर, और मैं स्नातक तृतीय खंड की छात्रा हूँ। अब वैसे तृतीय खंड की हो गई। तुमने कुछ तैयार भी की थी संध्या? नहीं भैया, थोड़ा सा छूट गया था तो बीच में ही छोड़ दिया, तबीयत ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से, इसीलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, रबिया, तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? जी। हाँ, तो बताइए, आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रामदिया खातून है। मैं कॉलेज सेम आर्ट्स क्लास। कॉलेज से हूँ, हम्म 3rd ईयर। आप कुछ तैयार भी की थी प्रेमचंद के ऊपर बोलने के लिए? जी। हाँ, अगर तैयार है तो आप समय लीजिए और कहिए फटाफट। चंद्र का जन्म 31 जुलाई 1930 ईस्वी को हुआ था। प्रेमचंद्र का बचपन अत्यंत ही अभाव और कठिन परिश्रम में हुआ था। जब प्रेमचंद का जन्म माता की कानूनी रूपे कर रही हैं और नियमित रूप से रब्या, संध्या, राधा, गोपाल, ये सभी जो है, रजनी, शांति अभी चली गई है, ये सब नियमित हमसे जुड़े हुए हैं और कोशिश करते हैं कि इन लोगों को यथासंभव हम तो प्रयास जारी है निरंतर। और हाँ सोनी, अब आपकी बारी है, अब सभी ने कह दिया है जो कहना था। यस हाँ भैया। समय तक मेरी बारी है। सभी बच्चे मैं मतलब ना जूनियर सभी एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए, पता है आप? अच्छा, मुझे सुनने के लिए एक्साइटेड है। मैं ना 5 पोएम बनाई हूँ, छोटी छोटी पोएम है। मैं बिल्कुल। वो कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, ठीक। पहला पोएम है ख्वाहिशें। ख्वाहिश ही नहीं है मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी की फ़लसफ़ा थी इतनी अजीब है ना, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी की, जीत जाओ तो कई अपने छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छूट जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। दूसरी पोयम है कर्मभूमि। अब क्रांति में ही देश का उद्धार है, अब क्रांति में ही देश का उद्धार है, ऐसी क्रांति जो सर्वव्यापक हो, जो जीवन के मिथ आदर्शों का, कूट सिद्धांतों और परिपाटियों का अंत कर दे, जो एक नए युग का प्रवर्तक हो, एक नई दृष्टि खड़ी कर दे, जो मनुष्य को धन और धर्म के आधार पर टिकने वाले राज्यों के पंजों से मुक्त कर दे, राज्यों के पंजों से मुक्त कर दे। तीसरी पोयम है मुसलमान। मंदिर में दान खाकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, सुनने में आता है राधा की चुनरिया कोई सनाम बेगम सीती है।
एक रफ़ी साहब थे जो मैसेज रघुपति राघव राजा राम गाते थे और एक था प्रेमचंद जो बच्चे को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की लीला गाता रजखान सुनाई देता है। बक्यों की दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर जीव में भीतर एक भोला इंसान दिखता है, एक भोला इंसान दिखता है। चौथी पोयम है मोहब्बत रूह की गीजा है। मोहब्बत रूह की भूख है और सारी परेशानियां इस भूख के नाम न मिटने पर ही पैदा होती है। एक कवि हमें मोहब्बत की हंसी पल और इसके परम आनंद का बता सकता है और भूख पैदा करता है कड़वी मीठे शब्दों से हमारी रूह जगमगा उठती है, हमारी रूह जगमगा उठती है। अंतिम पोयम है जीवन का रहस्य। उंगलियां हर किसी पर ऐसे न उठाया करो, उंगलियां हर किसी पर ऐसे न उठाया करो, उड़ाने से पहले खुद पैसा कमाया करो। जिंदगी का तात्पर्य क्या है, जिंदगी का तात्पर्य क्या है, एक दिन खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंग को हवा लगवाया करो, बारिश में पतंगों को हवा लगवाया करो। दोस्तों से मुलाकात पर हंसी के ठहाके लगाया करो, हंसी के ठहाके लगाया करो। पूरे दिन मस्ती और घूमने के बाद शाम में तुम कुछ फकीरों को अन्न खिलाया करो, कुछ फकीरों को अन्न खिलाया करो। अपने साथ जमीन को बांधकर आसमानों का भी धूप उठाया करो, आसमानों का भी लूप उठाया करो। अपने आने मंजिल है बड़ी, आने मंजिल है बड़ी, कहीं धूल ही खड़ी, इसलिए ऐसे गोरे लोगों को मुंह मत लगाया करो, मुंह मत लगाया करो। धन्यवाद। वाह, मजा आ गया सुनकर एकदम। ये वह जो पंक्ति थी, बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है, ये शायद हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई है क्या? नहीं, ये सब सारी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी कविताएं हैं। ये है ना इनकी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, चीज है हरिवंश राय ये बच्चन। सब तो है, ये सब उनकी लिखी हुई है। हाँ थोड़ी ये बहुत जो ये बैठ लगती है जाता हूँ वाला है ना, ये हरिवंश। हाँ हाँ धरती। हाँ 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 हाँ। धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं, अब हम अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूँ आप लोगों को। बिल्कुल। मैं सुमित कुमार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र, और वह मैं 2 दिन पहले ही बना हूँ। 2 दिन पहले मेरा नामांकन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मुख्य कैंपस जो है वहाँ पर हुआ है। अब मैं वहाँ से स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने जाऊँगा। कांग्रेचुलेशन सुमित, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो आज थैंक यू। हम बहुत बस 4 पंक्ति में अपनी बात रखेंगे और फिर इस कक्षा को विराम देंगे, ठीक है? खत्म नहीं कर सकते, विराम दे सकते हैं आज के लिए। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, कीजिए। प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान है, और इस समय में प्रेमचंद घोर यथार्थवादी थे। प्रारंभ में हालांकि वो आदर्शवादी थे, लेकिन जितने अपने उत्तरार्ध में आते गए उतने वो यथार्थवादी होते चले गए। तो गोदान में क्योंकि सभी ने प्रेमचंद का परिचय बता ही दिया है, तो हम सीधे गोदान की बात पर आते हैं, फिर इसको विराम दिया जाएगा। तो गोदान सुंदरिया की गाय को अपने द्वार पर लाने की चाह में होरी ने अपना पूरा जीवन लुटा दिया, और उसकी मृत्यु पर समाज ने धनिया को गोदान करने को कहा। गोदान अर्थात गाय को दान देने की जो प्रक्रिया, एक परंपरा हम लोगों की हिंदू जाति में चली आ रही है, वही करने को कहा। जबकि धनिया के पास होरी के क्रियाकर्म तक के पैसे न थे, लेकिन फिर भी उसको अंत में गोदान करने को कहा गया। हिंदी कथा साहित्य के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक अनुपम रचना गोदान, जमींदारों की जाति और समाज के दीनहीन संस्कारों के जाल में उलझा एक मासूम किसान जो जीवन भर छटपटाता रहा। उस बेचारे मजलूम होरी को समाज में प्रतिष्ठित कहे जाने वाले ठाकुर, साहू और पंडों ने दिल खोल कर प्रताड़ित किया, और वह उतनी प्रताड़ना को समाज की परंपरा समझ बिना किसी विरोध के सहता रहा। एक गाय को अपने द्वार पर बांधने की चाह में उसने अपना पूरा जीवन होम कर दिया, पूरा संपूर्ण जीवन बिता दिया, व्यतीत कर दिया। इसी लालसा में जब उसके प्राण निकले
तो पंडित दाता दीन ने होरी की आत्मा के शांति के लिए उसकी पत्नी धनैया को गोदान करने को कहा, जबकि उस बेचारी के पास होरी का उचित क्रियाक्रम करने तक के पैसे नहीं थे। गोदान मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें ग्राम्य जीवन की बहुरंगी बहुआयामी झांकियां हैं और उनसे उठती सोंधी सोंधी महक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। इसमें जाति पाति की सीमाओं को प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के किस प्रकार छिन्न भिन्न किया है, इसे पढ़ते ही बनता है। एक उदाहरण, एक सवर्ण पात्र माता दीन निम्न वर्ण की सिल्लों को किस प्रकार अपनाता है, यह थोड़ा ध्यान दीजिए। यही हमारा घर है। माता दीन ने सिलिया की झोपड़ी की इशारा किया। यह तो सिलिया चमारिन का घर है। सिलिया दुखी स्वर में बोली। नहीं, माता दीन ने प्रेम और सम्मान से सिलिया की ओर देखते हुए द्वार की टाटी खोली। यह मेरी देवी का मंदिर है। मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे? नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी पूजा करूंगा। यही नहीं, जमींदारों के अत्याचार, पांडवों के ढोंग और साहू बनियों द्वारा निर्बल किसानों से लूट खसोट का भी योगदान में यथार्थ चित्रण किया गया है। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बात तो बहुत है, कहूंगा तभी कम से कम 15-20 मिनट और लगेंगे, लेकिन मैं यहीं पर इसको विराम देना चाहूंगा। फिर हम लोग अगली कक्षा में आप लोगों को विषय वस्तु मिल जाएगा, फिर उस पर हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे। तत्कालीन आज के इस आयोजन का यहाँ पर विराम दिया जाता है और हम लोग फिर अगली कक्षा में, अगली आयोजन में, अगले समारोह में पुनः मिलने की शुभकामना करता हूँ। सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। शुभ रात्रि।